उतरेगा, विरोध करने वाली कितनी बड़ी संख्या है, वो होंगे, देखा वो होंगे, ठीक है। वहां उतरेगा कि नहीं उतरेगा कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है, समझ में। तो ये दुनिया ऐसी लगता होगा, हाँ साइंस मानते हैं, बहुत सारी जगहों पर साइंस काम आता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है, इंडिया स्पिरिचुअल कंट्री है, ठीक है। वेस्ट को देखा आपने, पश्चिम को देखो, बहुत सारे देश है मेंटली डिस्टर्ब है। द बिगेस्ट रीजन इज दे डू नॉट बिलीव इन रिलीजन। रिलीजन मतलब अध्यात्म में वो विश्वास नहीं करते। रिलीजन का मतलब ये नहीं, अध्यात्म का मतलब है कि आप भगवान को सही तरीके से मानो। ऐसे नहीं अंधविश्वास भोपो बर्डों को लेकर बैठ गए, माला फिरवा रहे, वो करो, वेस्ट ऑफ टाइम, ये नहीं। मतलब आप एक व्यक्ति नहीं तो आपको कोई न कोई एंटिटी चाहिए। इंसान क्या होता है, इंसान बदल जाता है, ठीक है। मैं आपके भरोसा करूँ, कल को आप बदल के भाग जाओगे, लेकिन भगवान बदलता नहीं है, और उसको आपसे कुछ लेना नहीं है, उसको रिटर्न में आपसे कुछ नहीं चाहिए। उसको आपको चाहिए कि मेरा नाम ले ले, अगर आप वो ले लोगे तो वो आपको रिटर्न में बहुत कुछ देता है। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ, मैं तो सुबह शाम पूजा करता हूँ, और मोटिवेशन ये होता है कि मेरे पीछे स्ट्रेंथ कौन सी है। और हमारे वाले में क्या होता है, पढ़ाई के मामले में क्या होता है, आप एग्जाम देने जा रहे हो, डर रहता है पेपर आउट हो जाए, ये हो जाएगा, उसके लिए इनर इंटरेस्ट स्ट्रेंथ चाहिए। मैं आपसे पूछूँ ना, ठीक है तेरा जीत उधर जा, तो वो मेरे को, उससे मुझे फायदा नहीं हुआ। आज मैं कितने आपको भाषण दे दूँ, क्या आपको मोटिवेशन मिलेगा? नहीं, वो मेरा मोटिवेशन है। तो इनर स्ट्रेंथ के लिए भगवान ही काम आते हैं, इसलिए उनको आप अगर याद करके जाओगे। मैं तो आज तक गया हूँ, जब भी गया मैंने एग्जाम देने गया, ठीक है, तैयारी की बढ़िया, ऐसा नहीं हाँ भगवान माता अगरबत्ती फेर तरह बस गया और एग्जाम दिया ऐसा नहीं, मेहनत करो, 100% मेहनत करो, ट्रस्ट योर गॉड, ओके। वो 2 घंटे निकाल, 2.5 घंटे जो अच्छे निकलना है ना, वो उस ट्रस्ट से निकलेंगे। नौकरी सिर्फ ऐसा नहीं होता, आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेहनत से हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हजारों लोग इतनी मेहनत करते हैं, मेरे से 10 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं, सीरियस स्टूडेंट, 24 घंटे, लेकिन भगवान को नहीं मानते। इस वजह से उनको क्या होता है, मोरल बूस्ट मिलना चाहिए ना, वो उनको मिल नहीं पाता है। और वो एग्जाम में लक जो फैक्टर काम करता है, क्योंकि आपकी 80%, 70-80% आपका मेहनत काम करेगा, 30% आपका लक फैक्टर काम करेगा। और लक फैक्टर भी कब आएगा? मैं पहले करता था, बहुत एग्जाम दिए, माँ बाप की बात नहीं मानता था, नहीं करता, काम नहीं करता था, सही करने जाता था उल्टा हो जाता था, ठीक है। बाद में मैंने बिलीव करना शुरू किया, मेरी माँ पे विश्वास करना शुरू किया, पेरेंट्स पे विश्वास करना शुरू किया, तो उसका मुझे ये फायदा हुआ कि जब वो विश्वास में है, उनको भरोसा है कि मेरा बच्चा सही रास्ते पे है, पूछ के जाओ, उनसे मिल के जाओ, जब भी एग्जाम देने जाओ उनसे बात करके जाओ, ठीक है। उनको एक बिलीव होना चाहिए, हाँ मेरा बच्चा सही चीज़ें कर रहा है, तो आपको उनकी जो दुआ लगती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। जहाँ दवाएं काम नहीं आती, वहाँ दुआएं काम आ जाती है। तो वहाँ उनका जो पॉइंट है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या आता है, काम आता है। इस वजह से 2 चीज़ों में मानता हूँ कि पहली चीज़, आप माता पिता को सबसे पहले मानो, वो सबसे बड़े भगवान है, रियल भगवान है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनको मान लो। सेकंड, जो भी आपके इष्ट देवता उनको आप मान लो, वो आपको बहुत स्ट्रेंथ देते हैं। थर्ड, आपके अच्छे टीचर्स जो हैं। और फोर्थ, फ्रेंड्स अच्छे रखो, ठीक है, और लिमिटेड। आप मेरा फोन लिस्ट देख लीजिए, कोई कॉल नहीं आता, ठीक है, मुश्किल से कोई एक मेरा घर से कॉल आएगा, ठीक है, 2-4। मैं गॉसिप नहीं करता है। गॉसिप का मतलब है भाई बैठ गए 1 घंटा फोन लेके बैठ गया, हाँ ये हो गया, वहाँ असिस्टेंट बन गया, ये बन गया, मैं कभी अभी मेरा सिलेक्शन किसी ने बताई दे दी, ठीक है, ओके। उसके बाद मैं ज़्यादा गॉसिप में विश्वास नहीं करता। जो मेरा काम, अभी मैं असिस्टेंट बन गया तो मैं यूट्यूब पे मेरा काम शुरू कर दिया, तो वो जो आप बन जाते हो उसको सिर पे मत चढ़ने दो। जो भी आप बन गया ना, उसको अगर सफलता सिर पे चढ़ गई। यूट्यूब चैनल का नाम क्या आपके? मेरे यूट्यूब चैनल नाम संघर्ष हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर। आप हैंडल किस संबंधित वीडियो डालते हैं? मेरा पढ़ाई से संबंधित, असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं डालता हूँ। अच्छा, किसी को भी सर से फॉलोअप लेना है तो आप यूट्यूब चैनल इनका सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद सर। अच्छा, तो वो सफलता सिर पे नहीं चली। दूसरी बात है, एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि भाई ये जो दिमाग है आपका, ये दिस इज द बेस्ट सर्वेंट एंड वर्स्ट मास्टर। मतलब ये दुनिया का सबसे अच्छा नौकर है, लेकिन सबसे खराब मालिक है। सबसे अच्छा नौकर ऐसा है कि अगर आप गाइड कर रहे हो इसको, अगर आप बता रहे हो क्या करना है, कि सुबह 5 बजे उठना है, इसको बोलो 5 बजे उठेगा, अलार्म लगाने की भी जरूरत नहीं, लेकिन कहना पड़ेगा। आप कंटिन्यूसली करोगे ना, तभी इतने घंटे सीटिंग लगा के पढ़ना है, इसको बोलो, ऑर्डर दो, इसको अगर गड़बड़ कर दिया है ना, आप बहुत सारे प्रेमानंद जी महाराज को आप भी सुनते हो, वो भी कहते हैं मन बहुत संचल होता है। भगवान कृष्ण ने भी कहा था, अर्जुन ने पूछा संचला में मना कृष्ण परमादि बलवत दृढ़, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई मन जो है ना मेरा बहुत संचल है, इधर उधर भाग जाता, मैं क्या करूँ। तब कृष्ण भगवान ने कहा था कि भाई एक जगह बैठ करके उसी चीज को तपस्या करो। एक जगह तपस्या का मतलब ये नहीं कि माला बैठ लेके बैठ गए, तपस्या मतलब बुक लेके बैठे, वो भी एक तपस्या में आता है। एक जगह बैठ के उसको क्या करने की कोशिश करो, कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो। इसलिए ये सबसे अच्छा नौकर है आपका, जैसा आप इसको यूज करना चाहते हो वैसे कर सकते। सबसे खराब मालिक है, अगर आपके सिर पे बैठ गया ये, तो फिर आपको वो करवाएगा जो आप नहीं करना चाहते हो। आप जैसे शॉर्ट्स देखते हो, रील्स देखते हो, इसको बोल दे दिया कि मैं आधा घंटा पढ़ूंगा फिर मैं रील्स देखूंगा, तो ये आधा घंटा आपको पढ़ने ही नहीं देगा। वो आधे घंटे आपके दिमाग में रील्स देखनी वो चलेगा, क्योंकि उसको आपने मालिक बना दिया। समझ, तो उसको आप दिमाग को ऐसे यूज करो। इसलिए महात्मा बुद्ध को ज्यादातर लोग क्यों मानते हैं, महात्मा बुद्ध बहुत धर्म बनाया उन्होंने, लेकिन वो बौद्ध नहीं, उन्होंने दिमाग पे काम किया। उन्होंने कहा कि व्हाट यू थिंक यू बिकम, जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। तो अल्टीमेटली आप सोचते क्या है, अगर आप अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे ये एग्जाम निकालना है, किसी तरीके से निकालना है, कैसे भी निकालना है,
तो फिर आप वही बन जाओगे। इसलिए मैनिफेस्टेशन में बहुत विश्वास करता हूँ मैं सर। मैंने सोचा कि मैं 2020 से सोचा था कि मुझे एक दिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, और आज मैं बन गया। ठीक है, ये बहुत बड़ी पावर है। जब आप ये सारे काम करोगे तो यूनिवर्स आपके साथ काम करता है। वो यूनिवर्स, मैंने सोचा मैं एग्जाम ऐसे दूंगा। मैंने यहाँ तक भी प्रेडिक्ट किया था मेरे भाई इंटरव्यू बोर्ड अच्छा आ जाए। तो वो जब आप करते हो ना तो वो सारी चीज़ें यूनिवर्स आपके साथ। मैंने आपका भी यूट्यूब भी देखा था पहले, तो मैंने सोचा एक दिन चलो गोकुल जी से, पहले नहीं अभी नहीं, असिस्टेंट लोग बन जाऊंगा, एक दिन जरूर पॉडकास्ट कर जाऊँ। देखो आज मैं यहाँ बैठा हूँ। आई ट्रस्ट इन दिस, मैं इस चीज़ में विश्वास करता हूँ कि भाई अब जब मैंने आपको बताया उत्कर्ष वाला, मैंने पहले दिन जब फॉर्म आया उनका, मैंने कहा ये मैं निकालूंगा। ठीक है, वो मुझे कंफर्म था कि अगर मैं पढ़ाने गया, मुझे कैमरे के सामने बोलने का मौका दे दिया, तो राजस्थान में तो कोई है नहीं जो मेरे, तो ये घमंड की बात नहीं है, ये कन्विक्शन की बात है। घमंड और कन्विक्शन में फर्क होता है। घमंड तब होता है जब आपके पास कुछ है नहीं फिर भी आप दिखा रहे हो। कन्विक्शन का मतलब होता है आप योग्य हो, आपके पास वो चीज है और आप करके दिखा देते हो, दैट इज द कन्विक्शन। इसलिए मैं ज्यादा पहले बोलता नहीं था, जब तक सेलेक्ट नहीं हो तब तक चीजें नहीं करता था। क्यों? क्योंकि चीजें आज भी मैं थोड़ा हार्श बोल देता हूँ, सीरियस आदमी हूँ, ठीक है, थोड़ा हार्श शब्द सही निकल जाते हैं, मतलब आप सच बोल नहीं सकते। क्योंकि दुनिया में क्या बिकता है, लाग लपेट वाली चीज़ ज़्यादा बिकती है। अगर आप झूठ बोल के कुछ भी चिपका दो तो लोग स्वीकार करते हैं। हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ भी ये बड़ी समस्या है। जो आदमी बातें घुमाता हो, ठीक है, घुमा के इधर ये डेट बढ़ गई, ये डेट घट गई, ये डेट इधर हुई, ऐसा वीडियो डालोगे लाखों व्यूज़ आते हैं। ठीक है, आप बैठ के पढ़ा दो 10 व्यूज़ भी नहीं आते। अच्छे टीचर को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ये चीज़ समझनी होगी। इसलिए फेल्योर होने का ज़्यादातर लोग, हमारी मेरिट आप सोच के देखो, हमारी मेरिट रहती है 50-55%, उससे ज़्यादा मेरिट नहीं जा रही। और लोग 55-50% क्या मेरिट है मुझे बताओ। ठीक है, हमारा 224 का पेपर होता है, आज 133 पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, नीट में आप देखो इतना नहीं है, नीट में बहुत हाई लेवल की जाती है, क्योंकि वहाँ इतना मसाला नहीं है, लोग भटके हुए नहीं। 12वीं पास किया बच्चा होता है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, सीधा उस पर जाता है, तो वो मेरिट क्या जाती है, ऊपर जाती है। हमारी मेरिट क्यों नहीं जा रही ऊपर? क्योंकि सोशल मीडिया, ठीक है, ये फालतू के एंटरटेनमेंट, ये जब से 2021 के बाद में ये जो यूट्यूब वाला, ये सोशल मीडिया वाला मामला है, उसके बाद बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ मैटर है, बच्चे मैटर उठा नहीं पा रहे, सिलेबस प्रीवियस ईयर वो सारी चीज़ें नहीं समझ पा रहे, इस कारण बहुत से बच्चे बाहर हो रहे हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि भाई अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, माँ बाप के पैसे खराब नहीं करने, तो फिर पढ़ो, तो फिर पीछे लग के पढ़ो, नहीं तो आप जैसे मानते हो धंधा पकड़ो, अच्छा जाएगा, आगे जाओगे। क्योंकि हाँ, मैं 2013 से कर रहा हूँ, ठीक है। आज मुझे बताओ, अगर कोई बंदा मेरे साथ था और जॉब पे गया, धंधा शुरू किया उसने, आज वो मेरे से बहुत आगे है, अगर उसका धंधा सेट है तो। क्योंकि मैं जिंदगी भर नौकरी करके कमाऊंगा ना, उतना तो 12 साल में कमा चुका होगा शायद। ठीक है, तो आप कन्विक्शन नहीं है आपका, ठीक है, पढ़ाई के प्रति आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बुक्स आपको अच्छी नहीं लगती, नशा नहीं है, तो फिर मत आओ। और अगर आपका नशा ही है मुझे तो यही बनना है, भले मुझे मुकेश अंबानी बना दे, लेकिन मुझे लास्ट में टीचर ही बनना है, तो फिर आप इसमें आओ। ये कन्विक्शन जरूरी, बहुत जरूरी है। यहाँ लोग कंफ्यूज है कि रीट आसान है या ये बड़ी भर्तियां, जिसको आप कहते हैं बड़ा मार्सा बन गया। लोग बड़ा मार्सा की तरफ भी कम आते हैं, जितना कंपटीशन रीट में, पटवारी, ग्राम सेवक में, इसमें लोग इसकी तरफ क्यों जाते हैं? एडवर्टाइजमेंट ज्यादा इसलिए या आसान है? उसके दो रीजन है। एक तो रीजन ये है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जाओगे तो BA करना पड़ेगा, MA करना पड़ेगा, नेट करनी पड़ेगी, 7 साल लग जाते हैं। तब तो आदमी काफी घिस चुका होता है, ठीक है। और हमारे साथ जितने आते हैं ज्यादातर मैरिड बच्चे वाले, हम लोग ज्यादातर उस कैटेगरी वाले लोग आते हैं, क्योंकि कई सालों से। दूसरी बात है, जो कुछ करना होता है ना लाइफ में, गलत धंधा वगैरह सारा, वो हम कर चुके होते हैं पहले, है ना। यहाँ आने के बाद कोई ऐसा, हम जब इंटरव्यू के लिए इकट्ठे होते हैं सारे, तो हमारा ऐसा वो नहीं होता कि रीट वाले इकट्ठे होते तो वो लड़कियों को देखेंगे, इधर उधर देखेंगे, उनका वो रहता है लड़का लड़की लड़के वो देखे, वो हमारे नहीं होते, क्योंकि हमारा सारा मामला हो चुका होता है, हम ऐसे फिनिश होके आते हैं। ठीक है, ब्रह्मचर्य पूरा ब्रह्मचर्य तरह आता है, तो मैडम मिलेंगी तो बहन जैसी लगेगी। अच्छा, तो उसका रीजन है क्योंकि हम लोग काफी घिस चुके होते हैं, ठीक है। क्योंकि या तो नौकरी लग गए, ठीक है, या फिर हमें पता है कि अगर कुछ ऐसा सीधा कुछ करेंगे तो इमेज खराब होता है, ये सारी चीजें कैलकुलेशन होता है। आप कांस्टेबल बनने जा, कांस्टेबल की तैयारी करो, 12वीं पास की अभी रीट की तैयारी कर रहे हो, तो एक तो इनमें 2 साल लगता है। लेवल 1 में तो सिर्फ ESTC करो, आप रीट के योग्य हो जाते हो, ठीक है। और B.Ed करके आते हो तो भी इतने साल हुए होते नहीं, इसका भीड़ ज्यादा। दूसरा, लोगों को लगता है कि इससे शुरुआत करते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ है कि बेसिक जब तक आपका क्लियर नहीं है ना, तब तक आप इस असिस्टेंट प्रोफेसर मत आओ। बेसिक का मतलब है कि आपने चीज़ें पता ही नहीं है कि ये चीज़ें होती कैसे। ऐसे बहुत से लोगों ने भ्रम फैला दिया कि भाई सीधा फर्स्ट ग्रेड दो, आपका सिलेक्शन आसान होता है। आसान नहीं होता है, अगर पास स्ट्रेटेजी है तो ही वो दो। दूसरा, फर्स्ट ग्रेड में और असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट को आप लिमिटेड होता है, उसको आप मेंटर को बुक्स पढ़ सकते हो और वहां से हो जाता है। रीट हो गया, कांस्टेबल हो गया, इसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, इस वजह से। और दूसरे लोगों की नॉर्मली क्या होता है कि छोटी नौकरी की तरफ जाने की पहले ये कहता है, ये ट्राई कर लेते हैं, और उसको हर कोई भर लेगा, है ना। जैसा एक रीट का कारण है योग्यता कम है, योग्यता कम है, इस वजह से लोग ज्यादा आ जाते हैं। उसमें योग्यता ज्यादा है, इस वजह से आ जाते हैं। तो बाकी भर्ती
टफ, मैं तो रीड को ज़्यादा टफ मानता हूँ, ठीक है। ऊपर से वो आसान इसलिए, रीड को ज़्यादा टफ इसलिए मानते हैं क्योंकि रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अच्छा। और बड़ी भर्ती में फिक्स पैटर्न है, फिक्स सिलेबस है, तो वहाँ आप वो सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छी बुक्स पढ़ोगे ना तो वो चीज़ वहाँ से निकल आ जाती है। ये चीज़ बेस्ट। वैसे आपने यहाँ एक कहा कि हम गिच चुके होते हैं, यहाँ एक सवाल रह गया आपके निजी जीवन में, कभी प्रेमिका रही, कभी प्यार हुआ? ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। हाँ, होना चाहिए। प्यार हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, गलतियाँ भी हुई, प्यार भी हुआ, ठीक है, लेकिन वो बहुत कुछ सिखा गया, ठीक है। मैंने पहले भी आपको क्या बताया, मैंने जो किया बेइंतहा किया, मतलब यार प्रेम भी किया, वो भी बेइंतहा किया। तभी मैं पूछ रहा, आपने कहा मैं जिसके पीछे पड़ा हाथ पांव धोकर पड़ा, चाहे इंग्लिश की कोचिंग हो, चाहे परीक्षाएं हो, चाहे राइटर बनना हो, ठीक है। आप देवगन के सेट पर चले गए, सिक्योरिटी कॉलअप्स करके आप। हाँ, तो वो तो मैं पूरा, मुझे पता, मैं कन्विक्शन के साथ पूरा करता हूँ, नहीं तो मैं करता इस विषय में। अब वो फिर आपने कहा लड़ाई झगड़े मारपीट भी मेरे साथ ऐसा हो, मेरी बचपन में शादी हो गई, 4 साल का था, ठीक है, मुझे तो याद नहीं है कब हुई मेरी, ठीक है। और फोटोज वगैरह होता है उसमें दिखता है, मैं जूते खोल दिए, ये करती, काफ़ी चीज़ें कर दी, ठीक है। तो पता नहीं क्या होता शादी, अब शादी हो चुकी है, ये चीज़ मुझे पता है। अब आप प्रेम करो, आपको पता है कि भैया गाड़ी, सोसाइटी में भी रहना पड़ता है ना, हमको ऐसे कोई ऐसे नहीं कि भाई भेड़ बकरी उतर रह रहे हैं, कुछ भी। तो आप कह रहे थे जब मैं जवान था तो मुझे सोसाइटी इतनी सी लगती थी। हाँ, तभी तो लगती थी, वो बाद में पता चला कि सोसाइटी ऐसी चीजें जाने नहीं देगी ना भाई। जिस तरीके से मैं चाह रहा था वैसी चीजें नहीं गई। मैं बहुत गुस्सा था कि यार मेरी पहले शादी कैसे होगी, ठीक है। आज मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी मानता हूँ मेरे को खुद, ठीक है। आई हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ एंड 2 चाइल्ड, ओके। मैं अच्छी पत्नी है, आज मैं नौकरी लगा हूँ, मेरी वाइफ का बहुत बड़ा योगदान है। पहले मुझे भी लगता था, जब नए जवान होता है तब लगता है कि भाई ये नहीं है, कोई वाईफाई लुगाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब बाद में आपको पता चलता है कि वाइफ आपकी ऐसी होनी चाहिए, जब आप कहीं पे बैठ के पढ़ रहे हो तो आपको खाना बना के पहुँचाती हो या आपका मोरल सपोर्ट देती हो, वो मेरी वाइफ ने किया, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी वाइफ ने किया। तो मैं भाग्यशाली मानता हूँ। आज मैं सारी चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, भगवान आपके लिए जो करता है ना वो अच्छे के लिए करता है, ठीक है। अगर आप विश्वास करते हो तो। मैंने पहले बहुत कोशिश की गलत तरीके से चीज़ें करने की, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरा ये रास्ता तेरे लिए सही नहीं है, तेरे लिए मैं डिसाइड करूंगा क्या सही। आज मैं दुनिया का खुशकिस्मत आदमी मानता हूँ खुद को कि जो कुछ हुआ मेरे लिए बेटर हुआ, बेस्ट हुआ, इसलिए इस चीज़ पे मैं बिलीव करता हूँ। नहीं, दबा के चले गए बात को, दबाई कौन सी प्यार वाली बात तो दबा दी। हाँ, वो मैंने बता दी, हुआ प्यार, लेकिन उसको मैंने चीज़ें नहीं की। फिर क्या हुआ बाद में? थोड़ा बता भी दीजिए। मेरी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी थी, ठीक है। तो फिर मैं वो सफल नहीं हुआ तो मैं मुंबई भाग गया, ठीक है, वो फिल्में लिखने भाग गया। तो चलो उस समय आपके संपर्क था उनसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा वो नहीं, मैं ऐसे नहीं। बाकी मैं सोसाइटी से बाहर नहीं जाता हूँ। जिस प्रेमिका से आप बात करते थे तो उनसे ये बात शेयर करते थे कि हाँ मैं मुंबई भाग गया हूँ? ऐसा मुझे वो है नहीं, वो ऐसा नहीं था। मतलब उस वक्त इतने कम्युनिकेशन चीज़ें नहीं होती थी, इतनी थी। हाँ, वो तो आजकल तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन चीज़ें आ गई, उस वक्त इतना कम्युनिकेशन वाला मामला नहीं होता था, ठीक है। वो होता है, और एक वो वाला होता है फिल्मों वाला, उस टाइप होता है। तो उसमें क्या आप ज़्यादा कम्युनिकेशन ज़्यादा मायने नहीं रखता, दूर से देख के भाव मायने रखते हैं। अच्छा ठीक है। बाद में समझ में आ गया कि मैं सोसाइटी को कभी भी, आज भी हूँ मैं, आज तो मैं इस चीज़ को बहुत विरोधी हूँ। कोई ऐसा करता नहीं भाई भाग जाओ किसी के साथ, ये करो, मैं पूरी तरह उसकी चीज़ें क्या बात कर रहे हो? वो क्या है, आपका कोई स्टेबिलिटी नहीं है, पहले समझते नहीं थे। और जो कर रहा होता है ना, आप उसको आप वीडियो देखो या उसकी मेंटालिटी देखो आप, जब आप मेंटली उसको देखोगे ना, वो उसको मैं थोड़ा विक्षिप्त आदमी मानता हूँ, मैं भी था, ठीक है। मतलब विक्षिप्त का मतलब है दे आर मेंटली नॉट प्रिपेयर्ड, ओके। दिमाग से उनको पता नहीं, दे डू नॉट साइकोलॉजी ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का साइकोलॉजी क्या है, समाज कैसे चलता है, हमारे बुजुर्ग लोगों ने पीछे जो सिस्टम बनाया है उसका डॉट 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 जोड़ के देखते हो। क्योंकि आज मैं ऐसी चीज़ें करूँगा तो कल को मेरे बच्चे भी देखते हैं या किसी के भी बच्चे देखते हैं, हमारे भाई बहन भी देखते हैं, वो भी फॉलो करेंगे और ये चीज़ें हो जाती है। इसी चीज़ों को, हाँ ठीक है, प्यार होना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन उसके पीछे आप सोसाइटी के नॉर्म्स तोड़ के चीज़ें कर रहे हो, उसके मैं उस वक्त भी खिलाफ था। मैं ज़्यादा नहीं हो रहा, मेरा ही देखा, ठीक है। मतलब मैं मेरे पर्सनल स्तर पे कुछ कर रहा था, बाकी कभी ऐसे नहीं मेरे पेरेंट्स के खिलाफ जाऊँ या पूरी तरह सोसाइटी के खिलाफ जाऊँ या जाके धरना दे दूँ किसी घर के आगे, ऐसा नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से क्या हो गया ठीक, भगवान नहीं दिया, आज मैं खुशकिस्मत मानता हूँ, भगवान ने जो चीज़ें नहीं देनी थी वो नहीं दी। तो इसलिए मैं अब मैं इस चीज़ को पूरी तरह खिलाफ हूँ। मैं कभी अखबार वगैरह पढ़ लेता हूँ, मैं टॉलरेट नहीं करता। क्या बात है। हाँ, और बाद में आदमी क्या होता है, चीज़ें नहीं होती फिर पत्थर दर्द हो जाता है, ज़्यादा भाव में फर्क पड़ता है। उनका क्या आजकल क्या पता है कहाँ? अब वो छोड़ो, ये क्यों नहीं, ऐसे नहीं पता किया, कभी विचार आया कि हाँ वो इंसान कहाँ, जिसको जो आपका क्रश था, जिसको आप पहली बार पसंद करते थे, वो इंसान कहाँ? लाइफ लाइक अ वाटर, ओके। नदी देखा आपने, नदी की तरह लाइफ है, बहता है, ठीक है, चीज़ें चली जाती है, समुद्र में बह जाती है, उसको वापस लाना खींचना उसमें ज़्यादा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पानी को जो मैं बहुत चीज़ों को खींचता था, रोकता था, है ना। एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि अगर आप नदी में है, कोई तिनका गिर गया, ठीक है, तिनका अगर ऐसे खड़ा रहेगा ना सामने, पानी के सामने अड़ के खड़ा रह जाएगा ना,
तो तिनका जाएगा समुद्र में ही, खड़ा अड़ के भी समुद्र में ही जाना है, ठीक है। इससे अच्छा है पानी के साथ बहना शुरू हो जाओ, सरेंडर कर दो। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, ठीक है। पहले मैं भी अड़ता था चीज़, मैंने कहा लड़ाई के झगड़े करना ये अड़ने में आता है, मेरी बात को माने, दो लवड़ दे, वो होता था, वो उसको अड़ना कहते हैं। बाद में मेरे को सीख मिल गई, मेरे को लाइफ ने सिखा दिया कि जो भी हो रहा है ना, फ्लो में चलते रहो। फ्लो मतलब लाइफ का जो फ्लो होता है वो आपको जहाँ लेके जा रहा है, अगर डेस्टिनी ने लिखा है तो वो आपको, अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, ठीक है, आप चीज़ों में अच्छे तरीके विश्वास करते हो, मेहनत में विश्वास करते हो, इंटेंशन अच्छा है, तो आपको लाइफ वहाँ लेके जाएगी जहाँ उनको ले जाना है। बाकी आप अड़ के भी क्या कर लोगे, क्योंकि अल्टीमेटली होना वही है विच इज़ रिटर्न, जो लिखा हुआ है। कि इस चीज़ में मैं बिलीव करता सही बात है। बाल विवाह के विरोधी हो कि समर्थक? आप डिपेंड करता है किस पे? अब पहले मैं विरोधी था, अब मुझे अच्छी वाइफ मिली तो मैं समर्थक हो गया। क्या बात कर, बड़े स्वार्थी निकले फिर तो आप। साथ ही ऐसे दो चीज़ें क्या डिपेंड करता है कि बाल विवाह का मैं विरोधी इस चीज़ में हूँ कि अगर किसी की लाइफ खराब हो रही है, ठीक है, जैसे मान लो बाल विवाह कर दिया और उसके बाद में उसका बाल विवाह करने के बाद में उसके जैसे पढ़ाई छूट गई, ठीक है, या फिर बिल्कुल ही कोई योग्य है, टैलेंटेड है, उसके बाद बाल विवाह करने की वजह से उसकी पढ़ाई या करियर वगैरह सब खराब हो गया। वो सोसाइटी में कोई भी आदमी होता है, वो एक एसेट होता है। एसेट का मतलब एक योग्य आदमी, योग्य बच्चा है, ठीक है, योग्य लड़की है या लड़का है, अब 12th में अच्छे मार्क्स हैं या फिर कहीं पर अच्छी पढ़ाई कर रहा है, उसकी लाइफ इस वजह से बर्बाद होगी कि उसको ससुराल भेज दिया या बाल विवाह कर दिया, ठीक है। तो वो एसेट खो देते हैं हम लोग, कई बार ऐसा होता है, क्योंकि उस एसेट को दोबारा वापस आने में तो वो सोसाइटी को, नेशन को भी नुकसान, उस चीज़ का नुकसान होता है। इसलिए मैं इस चीज़ का थोड़ा विरोधी हूँ। बाकी मैं ये ठीक है, ये जो होता है ना कि भाई बाद में जब मैच्योर हो जाएंगे तब कर लेंगे, आप अपना फैमिली बैकग्राउंड देखिए, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड उस लेवल का नहीं है ना, पाँव उतनी फैलाओ जितनी लंबी गूदरी है, वो उसमें अपना फायदा, लास्ट में फायदा रहता है। बहुत से लोगों को गूदरी छोटी होती है, पाँव बहुत ज़्यादा फैला लेते हैं, ठीक है। परिवार स्थिति बहुत कम, मतलब माँ बाप बहुत गरीब, पीछे स्थिति खराब, और कहीं जाके उल्टे सीधे काम कर लेते हैं, तो बाद में उसका क्या होता है, नुकसान होता है। तो वो वाली बात में इस चीज़ बाल विवाह होता है। अगर आपको लगता है कि मेरे बैकग्राउंड ऐसा है, वहाँ से नहीं उठ पा रहा हूँ, पेरेंट्स में नहीं है, उनकी भी मजबूरी है, बाद में होगा कि नहीं होगा, अनसर्टेनिटी है, तो फिर आप उसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, आपको लगता है कि मैं योग्य हूँ, आपके पेरेंट्स योग्य, तो फिर वो तो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब डिपेंड्स, आप व्यक्ति टू इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये चेंज होता रहता है। कुछ लोगों को इसका फायदा होता है और बहुत से लोगों को इसका नुकसान भी होता है। समाज की बात कर रहे थे तो नशे की बात भी कर लेते हैं। आजकल युवा नशे की ओर बहुत तेजी से बढ़ा चला आ रहा है। आपके जीवन में कभी ऐसे दोस्त रहे या आप कभी कोई ऐसी चीज़ों को सेवन किया? हाँ, मेरे दोस्त ऐसे रहे, लेकिन मैंने सेवन नहीं किया। मैं कभी, मैंने शुरुआत में थोड़ी बहुत कभी कर लिया होगा, उसके बाद मैंने कभी मतलब कभी सिगरेट पी लिया, ये पी लिया, वो पी लिया। जब बाद में मेरे को फील किया सिगरेट का, मैंने कभी पिया नहीं है। फील मैं बताता हूँ, मैं आपको स्टूडेंट्स का मैं बताता हूँ, मेरे को साइकोलॉजी पता है। आप बताने का अंदाज अच्छा है। मैंने पूछा 2-3 लोगों को और प्रॉपर बता नहीं पाया, आप इसको सही ढंग से बता सकते हैं। नहीं, वो ऐसे मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स के साथ क्या समस्या। हाँ। एक तो ये स्टेटस बन गया है। स्टेटस का मतलब है मैं बाड़ में रहा, ठीक है, लाइब्रेरी में रहता हूँ, मेरे 2 दोस्त सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है, या फिर 2 दोस्त मेरा कुछ अच्छी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, और मैं नहीं पीऊँगा तो मैं खुद को लोअर समझूंगा, समझो, मेरे एक इन्फीरियरिटी आएगी कि भाई मैं छोटा हूँ इससे, या मैं ये चीज़ में, तो मुझे उसको दिखाने के लिए मुझे पीना पड़ रहा है। पहली बार हम ऐसा ही करते हैं। नंबर 2, कूल लगता है बच्चों को, लगता है कि मतलब जो भी पढ़ते थे मेरे को भी लगता था कि कूल है, मतलब सिगरेट पीना, ऐसे खड़े होकर बाइक पे या गाड़ी पे पाँव रखे ऐसे सिगरेट पीना, किसी को धुआं दिखाना, आड़े तेरे बोलना, ठीक है, मतलब किसी को ऐसे गलत शब्द बोलना, तो उसको कूल समझते हैं। कूल मतलब, और पहाड़ आप ऊपर है भाई, अपन मोटिवेट करे, अरे वाह के पॉइंट मारे, क्यों? उनको लगता है बोल यही सकता है। इसलिए मेरी आधी लाइफ यहाँ खराब हो गई। शुरुआत 12th के बाद मेरे को, मैंने 1-2 बार लड़ाई झगड़े किए, फिर मेरे जो चेले चपड़ थे उन्होंने मोटिवेट करना शुरू किया, अरे वाह वाह तू ठोक सके। तो फिर आदमी क्या, साइकोलॉजी समझ में नहीं होता ना उसको, तब उसको लगता है ठीक है अपन अपना क्या हो रहा है, क्योंकि अपने को जिंदगी में क्या हमारे दिमाग के साथ समस्या है कि जो चीज़ जल्दी मिलती है ना उसको हम हासिल करना चाहते हैं। अब मुझे लड़ाई करने से जल्दी प्रसिद्धि मिल रही है, तो मेरे दोस्तों पीयर ग्रुप्स में, तो मैं उसको करूँगा, समझ। बाद में मुझे समझ में आया कि मेरे को इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मैंने बहुत सारे मेरी सोसाइटी में दुश्मन खड़े कर लिए। तो नशे वाली बात में यही है कि जब आप पी लेते हो, कूल लगने के लिए पी लेते हो, फिर क्या होती है, आदत पड़ जाती है। फिर आदत आपकी क्या नहीं होती है, छूटती नहीं है। अब मैंने ये कभी नशे में गया नहीं, लेकिन मैं इस चीज़ के टोटली पूरी तरह खिलाफ हूँ। जब तक आप पढ़ रहे हो, आप योग्य हो गए हो, ठीक है, आपके पास संसाधन है, आप तरीके से, सलीके से अगर आप करते हो तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। और नशे में भी चीज़ें अलग अलग होती हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो वो आप अपने तरीके से कर सकते हो। हाँ, जो सोसाइटी में होता है, जैसे हमारे अभी जो अभियान चल रहा है कि भाई शादी समारोह में आप इसको बंद करो, मत पियो, इस चीज़ में 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि टोटली बंद नहीं किया जा सकता। हमारे घर में बहुत सारे बुजुर्ग हैं, ठीक है, बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो दवाई के रूप में लेते हैं, थोड़ा सा लेंगे, आपने भी देखा होगा, छोटा सा लेंगे और उसको दवाई के रूप में, वो नहीं लेगा तो उसका वो चल नहीं पाएगा, ठीक है, वो उसके लिए दवा, उसको अपने को ऐसे नहीं पूरी इरेडिकेट करो, उसको बंद करो, ये बिल्कुल भी कोई नहीं पीना चाहिए, तो वो पहले ही मर जाएगा।
समझ रहे हो, इसलिए उसका तो बंद नहीं है। हाँ बहुत ज़्यादा पी रहा है, जगह जगह ढूंढ ढूंढ के पी रहा है कि हर किंग ब्याह हालो डीलर मिली अहमद मिली, ऐसे लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। जो आईजी साहब अभी आपने देखा पूरा सिस्टम चल रहा है तो वो कर रहे हैं। तो ये 2 तरीके से होता है। और ये जो रिस्ट्रिक्शन लग रहे हैं इसका फायदा है कि नए लोग नहीं आएंगे, है ना, जैसे मेरे जैसे लोग या कोई और जो नए बच्चे हैं जो देख रहे हैं वो आकर के इस चीज़ को शुरू नहीं करेंगे। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी संगति कैसी है, किसके साथ खड़े, जिन लोगों के साथ खड़े हो, अगर वो नशा करते हैं आप 100% नशा करो। अगर आप ऐसी सोसाइटी से आते हो जहाँ ज़्यादातर लोग यही काम करते हैं तो आप उसी से जाओगे। अब हमारे जैसे गांव में ऐसा होता है कि माहौल होता नहीं पढ़ाई का, तो अब मेरे परिवार में भी इतना माहौल था नहीं। अब जब से मैं पढ़ना शुरू हुआ हूँ तो मेरे आसपास, मैं आज असिस्टेंट गवर्नमेंट, मेरे गाँव में बहुत अच्छी चीज़ें होने लगी है, हम लोग टीचर्स भी लगने लगे, तो वो सोसाइटी अपने आप इम्प्रोवाइज करती है। ये इसमें भी ऐसा ही है। मृत्यु भोज अभी हमारे गाँव में ऐसा होना शुरू हो गया, एक टाइम हो गया खाना, पहले 2 टाइम करते थे, एक टाइम हो गया, तो लोग समझने लगे। सोने की अभी लिमिट लगे, हमारे जाट समाज में भी लगा दिए 5 तोला होना चाहिए। तो वो धीरे धीरे हो रहा है, कब, जब लोग ऑटोमेटिक क्या होने लगे, लेकिन उसकी जगह नए सोचने आने शुरू हो गए आजकल, है ना। एक चीज़ खत्म होती है दूसरी चीज़ पे चले जाते हैं। आप मुझे बताओ, मृत्यु भोज पूरी तरह से बंद करना चाहिए, ये एक फैक्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट भी कहती है, सब कहते हैं। तो लोग क्या करते हैं, मृत्यु भोज जितना खर्चा बर्थडे पे कर देते हैं, तो चीज़ तो वही हुई। मृत्यु भोज में क्या होता है, हमारे बुजुर्ग लोग ये मानते हैं कि भाई आए लोग आए, दोनों चुगड़ो अड्डो, मतलब ये उनकी कहावत है। तो वो ये कहते हैं कि भाई लोग आएंगे, एक रिश्ते मजबूत रहते हैं। सामाजिक रूप से देखा जाए तो चीज़ें अच्छी भी है, भाई लोग आते हैं, मिलते जुलते हैं। आजकल आप देखो शहर में आप रहते हो, आपको पता है सामाजिक रिश्ते नाते बहुत ही क्या हो गए, कमजोर हो गए, और लोगों की जीवन बहुत ही नीरस और अकेलापन बहुत ज़्यादा आ गया। और ये जो हमारे कार्यक्रम है, जो शादी में होता है, मतलब इसमें लोग आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, रिश्ते होते हैं, लोग जानते हैं एक दूसरे को, एक आदमी को संबल मिलता है। गरीब आदमी भी सर्वाइव क्यों कर रहा है भारत में, उसका सबसे बड़ा रीज़न है ही इज़ कनेक्टेड टू द सोसाइटी। वो सोसाइटी जुड़ा हुआ, उसके पास कुछ नहीं, उसको पता पड़ोसी हेल्प कर देगा, है ना। अमेरिका वगैरह में जाओ आदमी, या कहीं बाहर जाओ, आप सिटी में जाओ, पड़ोसी पंखे से लटकाओ मिल जाता है। क्यों मिल जाता है, क्योंकि पड़ोसी उसका कोई ख्याल नहीं रखता। तो ये चीज़ें सोसाइटी जो कर रही है उसमें मैं ज़्यादातर चीज़ों को मैं मानता हूँ वो सही होती है। बाकी 1-2% होता है तो उसको हमें उसको सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आगे बढ़ते हैं, तो आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपके 2 बच्चे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? मेरी एक बच्ची है, वो प्राइवेट में पढ़ती है। भाई क्यों? सब आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप तनख्वाह गवर्नमेंट से लेते हैं, आप सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं, अब आप सरकारी कॉलेज में पढ़ाएंगे, लेकिन आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। क्या रीजन है, क्या कारण है, और इसकी वजह कौन है? वजह ये व्यक्तिगत आप पर नहीं है, हाँ, ये सब पर चला रहा है, ये सोसाइटी पे, सब पे आता है, वो भी है। तो उसमें सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोग टीचर्स हैं, ठीक है। मैं पिछले 1-1.5 साल से जॉब कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कूल्स खोल दिए, ठीक है, बहुत 12th बना दिया। अब मैं जिस स्कूल में पढ़ा था वो 12th स्कूल है, एक भी फर्स्ट ग्रेड टीचर नहीं है। मैं सेकंड ग्रेड हूँ और मैं 1 साल से स्कूल चला रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, और मेरे पास कोई, मेरे को 1.5 साल हुए लगे हुए, आज मुझे पूरा स्कूल चलाना पड़ रहा है। दूसरी बात, हमारे 12 क्लासेस है। अब 12 क्लासेस में मैं सेकंड ग्रेड हूँ, फिर भी मैं 11th-12th के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। पहली दूसरी वालों को भी मुझे कई बार क्या होता है, पढ़ाना पड़ता है। MDM उसको चलाओ, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं चलाती है सरकार, वो डाक्स बनाओ, आप यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़े नहीं हो, आप कभी बताऊंगा मैं आपको, दिन में 50 रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती है हम लोगों को कि भाई ये मामला अभी हुआ ना, जैसे अभी हो गया, ये बमबारी होनी शुरू हुई ये पाकिस्तान के साथ। अभी हमको पूछ रहे हैं, बताओ आपके स्कूल में रूम्स कितने खाली हैं, आपके एरिया में जनसंख्या कितनी है, आपके यहाँ रसद कितना है। अब ये काम रह गया हमारा कि आप रसद बताओ, कल को अगर कुछ इमरजेंसी आ जाए तो हम आपके स्कूल में क्या करेंगे, लोगों को शेल्टर देंगे। ये काम है हमारा, जनगणना करो या और कोई काम करो। इस वजह से बहुत ज़्यादा क्या दे दिए काम। अब लिपि के काम होता है, ज़्यादातर स्कूल में लिपि के काम प्रिंसिपल करें, वो भी कौन, मेरे जैसे कार्यवाहक प्रिंसिपल, है ना। तो इस वजह से हम लोग चाह करके भी पीरियड नहीं ले पाएंगे। टीचर कब पीरियड ले पाएगा, पीरियड तब ले पाएगा जब वो 8 घंटे फ्री है। सुबह आया, पीरियड लिया, सेकंड पीरियड लिया, थर्ड। अब हम लोग क्या, आधा दिन तो हमारा ऐसे चला जाता है। फिर बच्चों को हमारे क्या है, कोर्स पूरा करवाओ, वो कोर्स पूरा करवाने हमारा पूरा क्या चला जाता है, साल चला जाता है। उतने में एग्जाम आ जाते हैं, खेल आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट स्कूल में इस चीज़ हो जाती है। प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट में पहली चीज़ बच्चा गया, करिकुलम एक्टिविटीज़ बहुत कम होती है, आपको कोई रिपोर्ट्स वगैरह देनी नहीं होती है। और ज़्यादातर जो टीचर्स होते हैं वो हमारे जैसे हाईली क्वालिफाइड नहीं होते हैं। हम लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं, मतलब पूरा BEd वगैरह करके आते हैं, RPSC की प्रोसेस से पूरा गुजर के आते हैं। उन लोग ज़्यादातर टीचर्स या तो BA कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब के तौर पर आते हैं, ठीक है। उनको पेमेंट मिलता है और उनकी नौकरी इसी चीज़ पर डिपेंड है कि पढ़ाएंगे नहीं तो टिक लग जाएगी, क्योंकि बाहर निकाल देंगे। इस वजह से उनको पढ़ाना है। भले ही वो 12th पास है, लेकिन 5वीं क्लास के बच्चे को वो ABCD या बेसिक्स जितने भी है वो आराम से 24 घंटे उसके ऊपर 6 घंटे ऊपर बैठे बैठे सिखा ही रहा है। A बेटा ऐसा होता है, B ऐसा होता है, C ऐसा होता है। तो वहाँ प्राइवेट में बच्चा जल्दी ये चीज़ें सीख जाता है। इसलिए अब मैं गवर्नमेंट में मेरी बच्ची को मेरे साथ हाथ पकड़ के लेके जाऊँ, अब मैं उसको तो पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। मैं उसको बोला बेटा टाइम हो गया, खाना खाते हैं, ये खाता है, वो करते हैं, उसमें मेरी बच्ची वहीं, तो वो बेसिक पीछे रह जाती है। और 5वीं तक अगर आपका बच्चे का बेसिक कमजोर रह गया
तो फिर आप बाद में कितनी भी कोशिश कर लो वो बच्चा उस रेंज पे नहीं आएगा, ठीक है। और बाकी ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट हो आप निजी में नहीं पढ़ा सकते, ऐसा कुछ नहीं, जहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिलता है आप पढ़ा सकते हो। गवर्नमेंट अगर हम हैं तो अपनी मेहनत से, ठीक है, और हम ऐसा जो काम कर रहे हैं पूरा कर रहे हैं। अब कोई बच्चा अगर स्कूल में आता है हमारा, तो हम ईमानदारी से उसको पढ़ाते हैं, जितना हम पढ़ा पाते हैं, जो प्रोसीजर है उसी से पढ़ा पाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई एमडीएम का काम छोड़ दो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो गवर्नमेंट मेरे को कल को निकाल देगी नौकरी से कि भाई तूने एमडीएम रिपोर्ट जरूरी है, पढ़ाई बाद में। तो जैसा सिस्टम चल रहा है ऊपर से वो हम पहले करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग है। बाकी मैं इस चीज़ का खिलाफ हूँ कि हाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन मजबूरी है। और कई चीज़ें क्या होती है, एक थियोरी होती है और एक प्रैक्टिकल होता है, व्यवहारिक चीज़ें है ना। सोसाइटी, सिस्टम, गवर्नमेंट चीज़ें ये व्यवहारिक तौर पे चलती है, ना कि ऐसे कि बिल्कुल वन लाइन टू लाइन जैसा लिखा हो वैसा करो। वैसा किया भी नहीं जा सकता और पॉसिबल भी नहीं है। जैसे आपके स्कूल का एनवायरनमेंट है, आसपास के लोगों का एनवायरनमेंट है, आसपास के किस एरिया के किस साइकोलॉजी के बच्चे आते हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई होती है। और स्कूल में हम 6 घंटे पढ़ा भी देंगे ना, घर पे अगर आपके पढ़ाई का माहौल नहीं है ना, वो ज़्यादा कोई इतना है। और पढ़ाते हो हम और भी बच्चों को है ना, जो टॉपर आता है उसको भी हम पढ़ाते हैं, और फेल होने वाले को भी हम ही पढ़ा रहे हैं। तो वो रिसेप्शन पे डिपेंड करता है कि बच्चा क्या रिसीव कर रहा है ना। वो घर के माहौल से, सोसाइटी के माहौल से और फिर स्कूल के माहौल से आता है। ये चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है, काम का बोझ ज़्यादा है, काम पढ़ाई के बदले बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, स्टाफ पूरा नहीं है। जैसे मान लो अशोक गहलोत सरकार थी उस वक्त, उन्होंने 12th स्कूल कर दिए, ठीक है। अब जिसकी जरूरत नहीं है ना, आज मेरे पास 12वीं क्लास में 7 बच्चे हैं सिर्फ, 7 बच्चे। अब मैं 7 बच्चों को क्या करूँ, 12th बना दिया, गाँव वाले मांग की तो 12th तो बन गया। अब 7 बच्चों को हम क्या पढ़ाएं, क्या दें। अब पास में स्कूल है बोड़ो, मेरा गाँव, वहाँ पीओ स्कूल है, सनफा है, वहाँ पीओ स्कूल है, वहाँ बच्चे ज़्यादा है, ठीक है। हमारे पास 7 बच्चे हैं, हम उनको एग्जाम दिला रहे हैं, उनकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, वो सारा कर रहे हैं, उनका रिजल्ट भी तैयार कर रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट उनको नहीं करती ऐसा, तो वो सिस्टम में चीज़ें होगी, मतलब वो चीज़ें हुई तो उसको कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं। तो हमारा तो काम, हमको नौकरी दी गई है कि भाई आप 12th स्कूल है, 12th आपके बढ़ गई, आपको क्या लेना है, आप पढ़ाओ, तो चलो हम पढ़ा रहे हैं, वो वाली बात है। यानी कि जिम्मेदार सरकार है ना, मतलब कमजोर हो रही है तो जिम्मेदार सरकार है। पूरा सिस्टम इस तरह से है। अगर सिस्टम को हम चेंज कर लें कि भाई सिस्टमेटिक तरीके से आके देखें ना कि भाई पूरी टीचर्स भी नहीं है, तो फिर कैसे करें। लिपिक नहीं है, बाबू नहीं है हमारे पास में, ठीक है। तो वो जब बाबू नहीं है तो हम बाबू का काम कंप्यूटर पे कर रहे हैं, तो अब लिपिक का काम हम कर रहे हैं, तो फिर वो टाइम तो जाएगा ही जाएगा। इस वजह से लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। सुधार कैसे हो सकता है इसका? सुधार ये है कि स्कूल, पहली चीज़ जो स्कूल्स हैं, ठीक है, उनमें अगर पहले 10th वाला जो सिस्टम था वो अच्छा सिस्टम था। उसमें जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस करा वहाँ तक अच्छा सिस्टम। उसमें ऐसा था कि अगर एक मुख्यालय पे 12th स्कूल हो, बाकी छोटी जगहों पे 10th स्कूल हो, तो बच्चा 10th से वहाँ से पास होगा तो वहाँ अच्छा बेस तैयार हो जाएगा। 12th में बड़ी वाली स्कूल में चला जाएगा तो नीचे वाली स्कूल का भार कम हो जाएगा, और वो अच्छे तरीके से उसको बच्चों को 10th तक कम टीचर्स में भी क्या किया जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात, नई स्कूल खोल दिए, बिल्डिंग्स नहीं है और प्रिंसिपल्स भी नहीं है, और ना पूरी तरह से सिस्टम में टीचर्स आए, तो उनको भर्ती टाइम पे नहीं होती है। एक भर्ती 3-3 साल, 2.5 साल, उसमें भी ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो ये सब चीज़ें एकजुट हो तब जाकर के ये सारा सही से हो सकता है। इससे आगे बढ़ते हैं अपन। तो बात अगर आप अभी भी लगे हो नौकरी, वैसे तो आपको काफ़ी समय हो गया, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बने हो, तो स्टूडेंट को किस रूटीन से पढ़ना चाहिए जो भर्तियों की तैयारी करें उनको? इसमें 2 तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रात में अच्छा पढ़ना अच्छा लगता है ना, वो दिन को सोएंगे, रात को पढ़ेंगे। निशा सर कहते हैं उनको, मैं नहीं। आप कैसे? मैं निशा सर नहीं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो प्रकृति ने क्लॉक बनाया है उसका अकॉर्डिंग चलना चाहिए। आप एंटी क्लॉक चलते हो तो फिर वो चलते हैं और काम भी, ऐसा नहीं उनके लिए काम नहीं करता, बहुत से लोगों के लिए काम भी करता है, ठीक है, मेरे लिए नहीं करता। मैं तो ये मानता हूँ कि सुबह उठो जल्दी, 5 बजे मैं उठता था, आज अब तो मैं थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि चीज़ें जब हो जाती है फिर आदमी थोड़ा हो जाता है। बाकी 5 बजे मेरा बॉडी क्लॉक है। बॉडी क्लॉक मतलब ऑटोमेटिक जग जाता हूँ मैं। भले मैं 3 बजे सोता था, मैं 5 बजे एक बार मुझे जग जाता था क्योंकि बॉडी क्लॉक फिट हो चुका था। कई साल आप अगर आप प्रैक्टिस करते हो जाता है। 5 बजे उठो, अगर आप थोड़ा बहुत योगा वगैरह में विश्वास करते हो तो आप कर सकते हो, जो कि मैं करता था, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी एग्जाम नज़दीक है तो फिर योगा वोगा फ्री करो, वो बाद में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि योगा में टाइम निकालोगे तो फिर एग्जाम में नहीं कर पाए तो गड़बड़ हो जाएगी। उठो, सुबह का जो टाइम होता है सबसे बेस्ट टाइम होता है। आंखें धो लो, टेबल पे बैठो, जहाँ पे बिस्तर आपका उस पर मत बैठो, क्योंकि बिस्तर पे बैठोगे नींद आएगी, क्योंकि बिस्तर बनाया क्यों, सोने के लिए बनाया गया, और आप इसको क्या करें, पढ़ने के लिए यूज़ करें। ये पॉसिबल नहीं कि आपको नींद नहीं आएगी, इसलिए बिस्तर को छोड़ो। सबसे जरूरी चीज़ें, कुछ चीज़ें बेसिक होती है, बुक से ज़्यादा, सिलेबस से ज़्यादा 2-3 चीज़ें बेसिक होती है किसी भी तैयारी में। नंबर 1 चीज़, आप कितने अवेयर हो, वो चीज़ बहुत फर्क पड़ती है। बूढ़ी कहते हैं आदमी अवेयर है, बिल्कुल अवेयर हो मतलब हो कि आप सुबह उठे, सुबह उठते आप अपना जो बेड है इकट्ठा करना, खुद इकट्ठा करना चाहिए, ठीक है। उसको बेड को सही रखो, खुद के जो काम है, चाहे कपड़े धोना, ये सारी चीज़ें मैं गाँव में रहता हूँ, मैं खुद करता हूँ। तो तैयारी कर रहे हो, अगर आप शहर में या कहीं रह रहे हो अकेले, तो ये सारी चीज़ें खुद करो, और उसका एक क्लॉक बनाओ। क्लॉक मतलब ऐसे कि मुझे इतने बजे ये काम करना है, मतलब करना है, उसका एक फ्रेम बना दो कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है,
क्योंकि हमारे साइकोलॉजी में एक सिस्टम होता है कि दिमाग में जितनी चीजें हम हैबिचुअल बना देते हैं, कुछ भी अगर आपने हैबिट बना ली, हैबिट बन गई, उस चीज में आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक होता है। जैसे मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, ठीक है, तो पहले मुझे हनुमान चालीसा नहीं आता था, अब मैं इतनी बार पढ़ चुका हूँ कि मैं जब शुरू करता हूँ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिलोक, मैं पूरा उसको पढ़ सकता हूँ। तो क्यों? वो हैबिचुअल हो गया। अब मुझे याद नहीं है वो शब्द क्या है, क्योंकि वो मैं, अब मुझे आप पूछो बीच में से सुनाओ, मैं बीच में नहीं सुना पाऊंगा। क्यों बीच में? इसलिए उसको मैं पढ़ के उसको वो लाइन टू लाइन याद हो गया। इसको कहते हैं हैबिट, है ना। तो जो भी आप काम करते हो, सुबह उठे आपको पढ़ना है, हैबिट डाल दो कि मुझे उठ के क्या करना है, बुक उठा के पढ़ना है। फिर मुझे जो काम करना है हैबिट डाल दो उसकी, तो फिर आपको जोर नहीं आएगा। नंबर 1। नंबर 2 है कि आप 3 घंटे पढ़ाई की, रिलैक्स हो जाओ। और दूसरी बात है कि खाना अच्छा खाओ जहाँ से भी मिले, ठीक है। कई बार हमारा ऐसा होता है कि बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, ठीक है, पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते हैं, तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो अलग बात है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो फिर खाना अच्छा होना चाहिए। मेरे साथ ये बड़ी समस्या, तो ठीक है मेरी बॉडी ठीक है, पहले बहुत हालत खराब, क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बचाने के चक्कर में बिल्कुल भी सब्जी लाना ये शॉर्ट कर देते हो, तो फिर आप ज़्यादा दिन तक चीज़ें नहीं कर पाओगे। ये तो बाद में बॉडी का समझ में आता है। तो आपको अच्छा खाना खाना है, भले ही उसके 4 पैसे लग जाए तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद में आप पढ़ लिए, 3 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद अच्छा खाना खा लिया आपने, फिर वापस पढ़ो, रिवाइज करो बार बार, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो, और जो आसपास की चीजें हो रही उनके ऊपर ध्यान देना बंद करो। बुलेट प्रूफ हो जाओ। बुलेट प्रूफ का मतलब होता है शादी हो रही किसी की, उसमें भी जा रहे हो, ठीक है, किसी के कार्यक्रम हो रहा है उसमें भी जा रहे हो। ऐसी चीजों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा जब तक आप क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। लिमिटेड फ्रेंड्स, ओके, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। किताबें आपकी अच्छी दोस्त होनी चाहिए, और आपका फ्रेंड सर्कल लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा दोस्त होते हैं उसका कोई दोस्त नहीं होता है, ये एक फैक्ट है। सही बात। इफ यू आर मोर फ्रेंड्स देन नो वन इज योर फ्रेंड, वो आपका कोई दोस्त नहीं है। अगर आपके कम फ्रेंड्स हैं तो आपका भाई। दूसरा, गॉसिप में चीजों में विश्वास मत करो कि इससे बात सुनाओ, उसको वो सुनाओ, इसके सुनाओ, गांव में क्या हो इसको क्या सुनाओ, नहीं, बंद हो जाओ। मैं 3 साल मेरे गांव में रहा, ज्यादातर लोगों को पता नहीं था कि इस जगह पर ये रहता है, ठीक है, क्योंकि उनको, मैं कभी बाहर गया नहीं, क्रिकेट खेलने गया, वॉलीबॉल खेलने गया, वापस आ गया, बैठ गया। दूसरी बात है, लोगों से भिड़ो मत। लोग भिड़ने मतलब बहस मत करो किसी से, भले किसी कोई टीचर पढ़ा रहा है, नीचे जाकर कमेंट कर रहे हो, अरे सर ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, आपको क्या मिल जाएगा? कुछ भी खास मिलने वाला। हाँ, आपको लगे वैल्यूएबल चीज़ है, आपको चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट हो तो उसकी बात करो आप। आपको लगे कि इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है तो फालतू की यूट्यूब चैट पे, व्हाट्सएप चैट पे, उस पर आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। और शादी समारोह, ये जितने भी सामाजिक समारोह होते हैं उसमें खुद को पार्टिसिपेट करना बहुत कम कर दो। जरूरी होने पर, बहुत ही जरूरी होने पर कि भाई मेरी बहन रोमाई रोड या इसका है, बहुत ही जाना जरूरी हो गया तो जाओ, नहीं तो आप मत जाओ। और क्योंकि आप जाओगे तो भी वैल्यू नहीं है आपकी, बगैर जॉब के आप जा रहे हो तो भी ज़्यादा कोई आव भगत नहीं है। लग के जाओगे ना तो उल्टा तो बुलाएंगे और देखेंगे तो भी हाँ ठीक हो, आदमी आए हमारे, उठा तो पड़े, कम से कम आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। मतलब जहां जाते हो आपका प्रेजेंस नहीं है तो वहां जाने का ज्यादा कोई फायदा है नहीं, और जहां जाओ आपकी प्रेजेंस है, मतलब लोगों को फील होता है कि कोई आया है, तो फिर आप जाने का उसका क्या फायदा है। बाकी जब आप संघर्ष कर रहे होते हो, आपका साथी कोई नहीं हो, आप अकेले हो और भगवान है और आपके पेरेंट्स हैं, तीसरा कोई आपका साथी है नहीं। थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनो। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है थोड़ा बोलना शुरू करो, जहाँ पे भी जाके खड़े हो, स्कूल में चले गए, आप संघर्ष कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो जो दोस्त है पीछे उनसे बात करो, भाई बहन जो तैयारी कर रहे हो उनसे बात करो, स्कूल में कोई कार्यक्रम हो रहा है उसमें बोलो। तो मैं नौकरी लगने से पहले भी मैं पब्लिक स्पीकिंग करता था, बहुत अच्छा बोलता था, तो ज़्यादातर लोग मुझे मानते थे कि ये आदमी लग जाएगा, मतलब उनका बन गया कि इतना अच्छा बोलता तो मुझे कहते थे ये लग जाएगा। अब इससे क्या होता है, आपके एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है आपके ऊपर कि नहीं लगा तो ये सारी जमी जमाई दुकान बंद हो जाएगी ये डर रहता है। सही बात है। ये बहुत जरूरी है। और मैं तो सामने से कहता था, अगर आपको नहीं कुछ अलग अलग, सबका अपना पैटर्न होता है, कुछ लोग बताते नहीं है कि मैं किसकी तैयारी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नंबर आ गया तो भी बताएंगे नहीं, डबल में आ गया तो भी बताएंगे नहीं, वो लास्ट में बताते हैं। मैं हमेशा बताता था। उसके आपके ऊपर एक सोशल प्रेशर रहता है कि मैंने बता तो दिया, अब मुझे ये करेक्ट करना है, नहीं किया तो मेरी चीज गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं इस चीज पे थोड़ा क्या करता हूं, विश्वास करता हूं, मुझे उसका फायदा है। एक्सट्रोवर्ट होने का फायदा है, आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, आपके कनेक्शंस होने शुरू हो जाते हैं, लोग आपको जानना पहचाना, और कनेक्शंस बहुत जरूरी है आज की सोसाइटी में। आपके पैसों से ज्यादा, आपकी वैल्यू से ज्यादा कनेक्शंस बहुत जरूरी है। आप कितने लोगों को जानते हो। मैं तो थोड़ा कम आदमी, इतना सोशल नहीं हूँ, अभी धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्तों को देखा है, वो बहुत ही कनेक्टेड है। उनको आप एक फॉलो करोगे तो वो आपका जयपुर तक काम करवा देंगे, क्यों? दे आर कनेक्टेड, उनके लोगों की पहचान है। और मेरे को पूछ ले, मैं इस चीज, मेरे को बोले आप यूपीएससी करके कुछ बन जाओ, मैं मना इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इस चीज में बहुत कमजोर हूँ। मुझे कोई फोन करके कहता है मार साहब वो काम करा दूँ, तो मैं वो मुझसे होता नहीं, क्योंकि मैं वो चीजें इस तरीके से कर नहीं पाता हूँ। इसलिए मैं उनको या तो स्पष्ट मना करता हूँ या फिर मैं दोस्त कम ही रखता हूँ, लिमिटेड रखता हूँ। इसलिए आप कैसी प्रवृत्ति के आदमी हो, इंडिविजुअली देखो कि मैं कैसा इंसान हूँ अंदर से, उसको ऊपर करो। और बाकी ये बेसिक गलतियां मत करो। बेसिक गलतियों का मतलब है कि आपको पेपर का पैटर्न भी पता नहीं है, ठीक है, आप बस घुसे जा रहे हो, मुझे तैयारी करनी है, ये कर रहा है वो कर रहा है, देखा देखी मत जाओ।
पैटर्न पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए, किस तरह से निकलता है ये पता होना चाहिए, और कितना टाइम लगेगा और क्या लगेगा, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, मेरा समय और मेरे माँ बाप का पैसा कितना लगेगा, वो देख करके उसके अंदर घुसो। बैकग्राउंड जरूर देखो, अपनी फैमिली का बैकग्राउंड देखो, है ना। आपकी फैमिली का बैकग्राउंड नहीं है, आरएस की तैयारी करने जयपुर चले गए, माँ बाप से जैसे तैसे पैसे लेके 2 साल टिकोगे, बाद में वापस आ जाओ। परसेंटेज के आधार पे ये देख के मत जाओ कि मेरे इतने परसेंटेज है और मैं वहां तैयारी करने चला गया, उसके आधार पे भी मत जाओ। देखो कि आप कितना बैठ सकते हो। बाकी अल्टीमेटली वही बनोगे जो आप हो। इंसान बनता वही है जितना उसका ये जो ऊपर वाला माला इसमें भरा हुआ है ना, उतना ही बनेगा और उतना ही बोलेगा जितना इसके अंदर है। इसलिए धीरे धीरे चीजें जोड़ते जाओ। मैं इस चीज में विश्वास करता हूं कि भाई मैं आज जो भी बात कर रहा हूं आपसे इस लेवल की, तो आज से नहीं आई है, धीरे 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 ये चीजें जुड़ती गई, डॉट्स कनेक्ट होते रहते हैं, और जिसमें आपके सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं तो आपको पूरी बात, पूरा पिक्चर आपके सामने आ जाता है। आज मेरे को पढ़ाई करता हूं तो मुझे सारी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाती है। उसका रीजन है कि मेरे सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत से मेरे साथी फेल होते हैं, द रीजन इज डॉट्स आर नॉट कनेक्टिंग, वो डॉट्स जुड़ नहीं रहे, उनको पूरा पिक्चर उनके सामने नहीं आ पा रहा है। इसलिए डॉट्स कनेक्ट करना शुरू कीजिए। अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे दोस्त, अच्छे टीचर्स, पेरेंट्स, ठीक है, और लिमिटेड दोस्त। और सोसाइटी के प्रति कभी भी ऐसे रिटेलिएट मत कीजिए। सोसाइटी के खिलाफ ऐसे नहीं रिवोल्यूशन करना है, सोसाइटी को सुधारना है, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। आप और नौकरी को इतना बहुत बड़ा मत बनाइए, है ना। हम लोग भी थे ना, तब जब लगे नहीं थे, उससे पहले हमें लगता था कि नौकरी कोई बहुत बड़ी तोप है, लग जाएंगे तो पूरा सिस्टम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। बाद में जब मैं लगा, अभी सेकंड ग्रेड हूँ, मुझे 25,000 रुपये देते महीने के प्रोबेशन में 2 साल। फिर मुझे पता चला इससे तो काम चलने वाला है ही नहीं, और ज्यादा से ज्यादा मैं 4 साल में कितना कर लूंगा, 10 साल बाद मेरा 60,000 होगा, ठीक है, 15-20 साल घिसूंगा तब जाके मेरा लाख रुपए कहीं जाकर के होगा। तो मैंने कहा इससे तो क्या करना, मुझे निकलना है। इसलिए जो भी मेरा साथी तैयारी कर रहा है, 3rd ग्रेड लग गया, ग्रेड 3rd लग गया, वही बैठा है, अरे अपना ये हो गया, अरे भैया नौकरी लगी है, रुपए तुम्हें 43,000 दे रहे हैं, प्रोबेशन के बाद भी 46,000 रुपये, 50,000 रुपये दे रहे हैं। 50,000 के आज के टाइम में कुछ आना नहीं। इसलिए आपने धारणा सुनी है टीचर्स कंजूस होता है, वो कंजूस नहीं होता है, इतने ही रिसोर्सेज होते हैं। चलो, एक अच्छा टीचर क्या कर सकता है मुझे बताओ, जिंदगी भर कमा के एक अच्छा घर बना सकता है, नंबर 1, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है, अपने बच्ची की और बच्ची की अच्छी शादी कर सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा वो नहीं। और कार भी, ये सब करेगा तो कार भी नहीं खरीद पाएगा, बाइक पे ही रहेगा जिंदगी भर। तो इसलिए आप देखो कि आप यही रहना चाहते हो कि ऊपर जाना चाहते हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। फंसो मत, मतलब ऐसा नहीं है नौकरी को बहुत बड़ा हुआ मत बनाओ, नौकर बनोगे लास्ट में बनोगे। अब मेरे को कोई कहेगा आप लास्ट में क्या हो, नौकरी तो हो, है ना। तो इसलिए आपको लगे कि ये चीज़ सही है, आपको लगे कि हाँ मेरे को नौकरी करनी है, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट आता है, मेरा ये कन्विक्शन है, तो करो। आपको लगे नहीं ये मेरा नहीं, ये चीज़ नहीं है, मैं उन लोगों को बहुत अच्छा मानता हूँ। बहुत से ऐसे मेरे साथी थे जो निकल गए, उनका नहीं मारता, मारे तो कौन साइड में थे, करो नहीं मारे दम दो, आज मेरे साथ है। तो वो उस तरीके से देखो, जरूरी नहीं कि हर चीज़ नौकरी होती है, वो चीज़ है। अच्छा, मेरे एक छोटा सा मित्र है, अभी 12th करके आया है, BSc का स्टूडेंट है। अब वो कह रहा है मैं क्या करूँ, मुझे किस भर्ती में जाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। BSc फर्स्ट ईयर कर रहा है कॉलेज से, यहाँ कोई पढ़ाई तो है नहीं कॉलेजों में, तो क्या करना चाहिए उसको। वो कह रहा है कि मुझे CGL की तैयारी करनी, फाउंडेशन बैच की कोचिंग ले लूँ, या फिर कहीं और जाके कोचिंग करूँ भर्ती की, मुझे नौकरी लगना है, इनके लिए क्या इलाज है। देखो आधे मानसिक वो रूप से तो वैसे ही हो गया। हाँ, तो यही होता है। आदमी क्या होता है, ज्यादा लंबी तैयारी करता है, सिलेक्शन नहीं, वो पूर्वाग्रही हो जाता है, वो हर चीज पे सिस्टम में लगे तो पहिए देने लगे, वो ऐसा हो जाता है। मतलब आदमी ज्यादा, इसलिए पहले मैं प्री मैच्योर वाली बात आपको बताई, उसने 12th कर ली, BA कर रहा है, तो BSc कर रहा है। BSc की बेसिक बुक्स क्या आती है, फर्स्ट ईयर जिस यूनिवर्सिटी से कर रहा है उस यूनिवर्सिटी की साइट पे जाओ, वहाँ बुक्स दे रखी होती है कि ये बुक्स हमारी आती है, वो बुक्स खरीदो, आप वही पढ़ो, घर पे पढ़ो, माँ बाप के साथ रहो, ठीक है। ज़्यादा सिटी में आपको जरूरत है तो सिटी में आओ, अगर सिटी में आपको जरूरत नहीं है तो सिटी में मत आओ। यहाँ गलत लोग होते हैं, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। मतलब गलत का मतलब फेक लोग ज़्यादा होते हैं सिटी में। गांव में सच्चे सीधे साधे लोग होते हैं, जो है सो है, नहीं है सो नहीं है। यहाँ कौन क्या है मेरे को पता नहीं चलेगा। मैं आऊँगा सिटी में, देखूंगा कि आपने पूरा स्टैंडर्ड बना रखा है, उस स्टैंडर्ड के पीछे क्या है, मेंटेन करते हैं लोग। हाँ, वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो वो मेंटेन करते हैं, मुझे उसको पता नहीं कि उसने भाई 4,000 के जूते पहन रखे हैं, 10,000 की ड्रेस पहन रखी है, लेकिन पीछे क्या है, क्या उसके घर पे जाने पर आपको रोटी भी चाय कोई पिलाता है, टाइम पे नहीं पिलाता है। आप देखो, मैंने 90% लोगों ने ऐसा देखा, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है, घर पे कोई चाय पिलानी हो और ले जे किन लेन मरे, वो वाली बात हो जाती है। तो वो ऐसा है बहुत से लोग। तो आप वो उस चक्कर, सिटी में आओगे आप फंस जाओगे। घर पे रहो, या फिर आपको लगे कॉलेज आपका है, रेगुलर पढ़ा रहे तो वहाँ जाओ, ठीक है। फिर पेरेंट्स के आसपास रहो, और जो बुक्स आपके हैं ना वो पढ़ो। और अगर आपको पढ़ना ही है सर, मुझे उसकी तैयारी करनी है, ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है। यूट्यूब से देख लो, कोई अच्छा टीचर है, ऐप पे पढ़ाता है, वहाँ से पढ़ लो। फिर जब आपका BSc पूरा हो गया कि मेरे पास डिग्री है पूरा, 1 साल मेरा भर्ती आने वाला है, भर्ती को ट्रैक करते रहो। दूसरी बात, एक टारगेट लेके मत बैठो, ऑलवेज हैव अ प्लान B, ओके। ऐसा नहीं एक भर्ती लेके बैठ गए मेरे को तो यही निकालना है। मैंने बहुत सारे मेरे साथ देखे RAC निकालना है,
अरे भैया हो सकता है आपकी कैपेसिटी में नहीं हो सकता है आपके लिखा हुआ ही नहीं हो, बहुत सारी चीजें काम करती है, एक फैक्टर काम नहीं करता है। यू शुड हैव अ प्लान बी, आपके पास प्लान बी होना चाहिए। ये नहीं लगा तो ये तो कम से कम अब मैंने भर्तियां दी, मैं सेकंड फर्स्ट ग्रेड बनना था मुझे, फिर मैं सेकंड ग्रेड भी दिया, थर्ड ग्रेड मैं 2 लग गया, क्या फर्क पड़ा मुझे? आज मैंने 5 लाख कमा लिए 1.5 साल में, है ना, 2.5 लाख मुझे थर्ड ग्रेड से मिल गया, इधर से आ गया, तो वो मुझे नुकसान क्या हुआ? और मेरे को एक सोसाइटी में भी ना चीजें हो गई मेरी। इसलिए आप ये प्लान भी एकदम से एक से पकड़ के मत बैठो। हाँ, बहुत ज्यादा कन्विक्ट हो और आपको लगे मेरे पिताजी अच्छे हैं, कोई टेंशन नहीं है, 10 बार नौकरी नहीं लागो तो फिर लेके बैठ दो, उसमें कोई समस्या नहीं है। आपके पेरेंट्स की आदत अच्छी नहीं है तो फिर इसको लेकर मत बैठो। आपने जैसे बीएससी उसके भाई के पूरा हो जाता है और एग्जाम्स उसको पूछो, सिर्फ सीजीएल के पीछे मत पढ़ो, और कौन सा जो उसी कैटेगरी में आता है ना, जिसमें मैथ्स आती हो, साइंस आती हो, या जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बैठता हो, वो उससे पूछो। फिर उसको कहो ये भी ट्राई कर, लेना नहीं लेना वो अलग चीज़ है, और तेरे को क्या पता है सीजीएल में तेरा हो जाएगा, कोई फिक्स नहीं है। कई बार आपका भर्ती में आप देने जाते हो जाता है, ठीक है, और कई बार आप पढ़ के भी जाते हो नहीं होता है। तो आप 2-3 ऑप्शंस रखो अपने पास में, उनको साथ में देते रहो और ट्रैक करते रहो कि कौन सी भर्ती कब आती है। 2-3 भर्ती तो आपको ऐसे देनी पड़ेगी जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब वो प्रोसीजर समझ में आएगा कि मामला क्या है, मैटर क्या है, आता कहाँ से, क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है। अभी मैं मेरे साथ ही रहते हैं बहुत सारे वो नए नए खून है उनमें, तो वो कहते हैं मार साहब यही लाग जाओ, ठीक है, कि तरीका बताओ। मैंने कहा ठीक है बता देंगे आपको, इतना एक्साइटेड हो रहे हो, लेकिन जब मैदान में उतरोगे ना, हथियार उठा के लड़ोगे, तब पता चलेगा कि मिसाइल किधर से आ रहे हैं, है ना। अभी बाहर से तो ठीक लगता है, शंकर जी बन गया मैं ही बन गया, इतना ईजी नहीं है। मैदान में उतरोगे, खुद का एक रास्ता बनेगा, खुद की एक जर्नी बनेगी, तब आपको पता चलेगा मेरी कमी कहाँ है। क्योंकि एक इंडिविजुअल व्यक्ति में बहुत फर्क होता है, इसलिए एक व्यक्ति के लिए चीज़ें बहुत आसानी से रट लेता है, फटाफट उसको जो मैटर दिया रख लिया वो निकालेगा। एक आदमी को रटा हुआ समझ में नहीं आता है, वो अंडरस्टैंडिंग से करता है। तो एक भर्ती को निकालने के जितने हमें 181 लोग सेलेक्ट हुए हैं, एक भर्ती को निकालने के 181 तरीके हैं, एक भर्ती को निकालने 181 कहानियां हैं, 181 लोग 181 जर्नी। तो आप फाइंड आउट करो कि आपकी जर्नी क्या है, आपका वे क्या है, आपका रास्ता क्या है, आप मेंटली किस चीज़ से हो, आपके दिमाग में कितना बैकअप है। बैकअप बहुत फर्क पड़ता है, मेमोरी बैकअप कहता है। बैकअप का मतलब होता है आप एग्जाम देने गए, पीछे कितनी चीज़ें आपको बैकअप कर रही है। अब जैसे मैं पिछले 10 साल से भर्तियां दे रहा हूँ, अब मुझे कोई एग्जाम आप बैठा दोगे बगैर पढ़े भी, तो मैं काफ़ी चीज़ें बगैर पढ़े भी नहीं, क्योंकि मेरा बैकअप हो रहा है। अभी एक आपने देखा नहीं होगा, यूपीएससी फर्स्ट आई, ठीक है, लड़की, वो जो फर्स्ट आई उन्होंने कहा कि मैं पिछले 5 अटैम्प्ट दे रही हूँ, ठीक है, इस अटैम्प्ट में वो फर्स्ट आई, 5वां अटैम्प्ट में वो क्या हुई, फेल हुई। अब वो लड़की जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा उच्च लेवल की, हाई लेवल की होगी। क्यों? क्योंकि उसने 5 बार फेल होकर सीखा है। और जो फेल होता है ना, वो आप फेल नहीं हुए, क्योंकि कलाम साहब ने कहा था फेल का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ लर्निंग, सीखने का पहला प्रयास। तो आप जब भी किसी भर्ती में जाते हो, आप ये सोच के मत जाओ इनमें सिलेक्शन नहीं हो तो फलान सिंह ढिंगर सिंह के वो चीज, उसको आपको कोई मतलब नहीं है। आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप ऐसा लगता है इसको नहीं बताऊंगा, तो बता के मत जाओ, जाओ जरूर, अटेम्प्ट जरूर दो। भले एसटीसी कर रहे हो, पीटीटी कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, बार एग्जाम दो, ठीक है। प्रीवियस ईयर जिसका भी आपका नहीं है, ठीक है, और आपकी सिलेबस सेम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो आप उस एग्जाम का जैसे ही पेपर आता है, आप योग्य नहीं थे, उस पेपर को निकाल के लेके आओ साइड से, उसको आप देखो कैसा क्वेश्चन पूछा, क्या पैटर्न पे, कौन सी बुक लग रही है, फाइंड आउट करो। खोजोगे तो पाओगे, खोजोगे नहीं तो कोई सामने से लाके देखा नहीं, और ऐसे बैठ जाओगे कि हमारा कोचिंग वाला मंदा ही रहा, कोचिंग वाला उतना ही प्रोसेंगे जितनी उनको जरूरत है, कोचिंग वाले उतना ही सिखाते हैं आपको ताकि ये दोबारा मेरे पास आए। ये उनका सर्कुलर बना रखा है। ये आदमी फेल हुआ, फेल होते हमें से जैसे हम लोग पास हो गए, हमें सारे लोग बधाई देंगे, आओ हमारी कोचिंग में आपका पोस्टर छपवा देता है। ठीक है भाई साहब, क्यों छपवाएं? हम आपके पास पहले आपने हमें पूछा भी नहीं, हम मॉक इंटरव्यू देने गए कई जगहों पर, ठीक है, तो हमसे बात भी नहीं करते सीधे मुंह, तो उनको संशय थे, उनसे बातें कर रहे थे, हमसे कोई पूछता भी नहीं, ठीक है। ऐसे जैसे तैसे मॉक इंटरव्यू, मैंने कहा सर मेरा अभी पहले प्रयास में, मतलब पहले राउंड में मेरा नंबर आया नहीं, मेरा मॉक थोड़ा लेट करवा देना, ठीक है, क्योंकि मेरा अभी टाइम है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमने डेट फिक्स कर दी है, ये कर दी वो कर दी, ठीक है आप जैसे करो। मैं एक देखे कि मैं दूसरे में गया नहीं, क्योंकि मुझे पता था मेरे 127 नंबर है, मेरा नंबर वैसे आएगा, ठीक है, तो आप लोग रखो। उसके बाद अभी वो सर्कुलेट कर रहा है कि भाई आप हमें आपका नंबर भेज दो, ये भेज दो, वो भेज दो। क्यों भेजना भाई? जब मैं इस चीज़ को बहुत कन्विंस मानता हूँ, जब हम कुछ नहीं थे उस दिन तो तुमने हमें कुछ समझा नहीं, ठीक है, उस दिन तो प्रोडक्ट की तरह यूज़ किया, आज फिर से आगे प्रोडक्ट की तरह यूज़ करना, क्योंकि दिखाना कि भाई ये हमारे से सेलेक्ट हुआ है, दे वांट टू शो दिस, ओके। इसलिए मैं मेरे जो जितने भी तैयारी कर उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो आपको बार बार आएंगे, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको आसमान में चढ़ा देंगे, और फेल हो जाओगे तो दोबारा कोर्स लेके आ जाएंगे, कॉल करेंगे सर आप फेल हो गए, कोर्स लेके चलो जाओ, हमारा दोबारा एक बार और पढ़ो ठीक है। तो उनका वो सिस्टम है, वो पैथेटिक लोग हैं, मतलब उनको कोई हृदय नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये गाँव में बैठा पेरेंट्स की क्या स्थिति है, वो किस तरीके से, वो कहाँ से पैसा लेके आए, वो कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं। मैं इस चीज़ के थोड़ा सा टोटली स्ट्रिक्ट खिलाफ हूँ। इसलिए आप अपनी स्थिति देखो, एक बार कोचिंग करो, जिंदगी में एक बार कोचिंग करो, उसके बाद कोचिंग से कुछ नहीं होना है आपका। एक बार नहीं हुआ, कभी आपका कोचिंग से कुछ भी नहीं होना है, एक बार कर ली, अच्छी बुक्स पकड़ो,
अच्छा मेंटर पकड़ो, अच्छा कोई टीचर पकड़ो। टीचर में और कोचिंग में बहुत फर्क होता है इसलिए, और ज़्यादातर टीचर्स जो कोचिंग में पढ़ा रहे होते हैं दे आर नॉट एलिजिबल, ओके। वो ज़्यादातर जो होता है वो खुद सेलेक्ट नहीं होंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ जो पढ़ा ना। लेकिन और टीचिंग के साथ ऐसा है, टीचिंग इज एन आर्ट, एक कला है, ठीक है। आप भले IAS बन जाओगे लेकिन अच्छे बोल नहीं पाते, आप टीचर नहीं बन पाते। टीचिंग कला है, वो नहीं लगा हुआ भी अच्छा पढ़ा लेता है। ऐसे नहीं सारे टीचर खराब होता है, ऐसा भी नहीं लगा हुआ है वो भी अच्छा पढ़ा लेता है। तो इस वजह से आप अच्छा टीचर ढूंढो, अच्छा मेंटर ढूंढो, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। प्री मैच्योरली कोचिंग में डालने की जरूरत नहीं है आपको। बाद में जब एक साल बचाओ, 1.5 साल बचाओ कि हाँ ठीक है मैं 1 साल कोचिंग कर लूँगा और मुझे आधा साल 6 महीने मुझे रिवीजन के मिल जाएंगे, इस तरह का फ्रेम बना के आप तैयारी करो, उसका हो जाएगा। वो मेंटली भी डिस्टर्ब नहीं होगा। और बाकी भगवान में विश्वास करना है ही, वो तो अल्टीमेट सब के लिए ये बात। हाँ। आपके इस जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला है कि आपने बहुत संघर्ष किया, आपके पिताजी का एक हाथ भी नहीं था, फिर आपने वो सब चीज़ें देखी, वो सब दौर से गुजरे हैं आप। अब आप फाइनली सेलेक्ट भी हो गए, अब आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है समाज को लेकर के, आने वाले समय भविष्य को लेकर के, युवाओं को। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज के लिए, युवाओं को लिए? जो सोसाइटी उसके लिए मेरा मैसेज, सबसे पहले मैं पेरेंट्स से रूबरू होना चाहूँगा। उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, यू हैव टू बिलीव योर चाइल्ड। आपको अपने बच्चे पे विश्वास करना होगा, ठीक है। आपका बच्चा आज 12th कर रहा है, जब मेरे को किसी ने लगे हुए देख लिया, अरे वो लग गयो थूको लग गया, तंदू ऊपर गया, 2 साल में कोई नौकरी देता नहीं। अच्छा, पहली चीज़। डिग्री कंप्लीट होती है तब तो उसको बिलीव करो, विश्वास करो। पहली चीज़ उनको माँ बाप को बताए मारो छोड़ो BSTC करे, और लगे मारो छोड़ो नौकरी तैयारी करे। BSTC मतलब आपको डिप्लोमा मिलेगा, ठीक है। B.Ed का मतलब आपको सर्टिफिकेट डिग्री मिल जाएगी। किसी और में BSc में या जो भी आप कृषि के लिए कर रहे हो उसकी डिग्री मिलेगी। जब वहाँ तक आप उसके साथ खड़े रहो, ठीक है। आप ऐसे अकेले मत भेज दो, सिटी भेज दिया जहाँ पर बेटा तैयारी करे तब पहिया भेज दो। पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, कोटा में लटके हुए लोग नहीं मिलते आपको, ठीक है। पैसे इंपॉर्टेंट नहीं, पैसे नहीं चाहिए। बच्चे को चाहिए कि वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। दूसरा परसेंटेज के आधार पर मत जाओ कि परसेंटेज हो गए तो साइंस ले ले, ये ले ले। मैंने आज बहुत सारे मेरे साथी जो वापस आ रहे हैं आर्ट्स में आ रहे हैं, क्योंकि उनको वो समझ में नहीं आया, मैटर समझ में नहीं आया, तो वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा, बच्चे की बात सुनो, ठीक है। अगली माँ बाप से ये कहना चाहता हूँ कि जब जरूरत हो तब पैसा खर्च करो, है ना। ऐसा नहीं कि आप पहला पैसे खर्च कर दिए ज़्यादा, फिर लास्ट में जब जरूरत पड़ी तब आपका बच्चा नहीं, आपको लगे कि भाई हाँ अब कंपटीशन आ गया तो उसके ऊपर अच्छा थोड़ा क्या कर सकते हो आप कर। दूसरी बात है, आप पैसे उधार लेके नशा भी कर लेते हो, पैसे उधार लेके बहुत बड़ा गहना भी करवा लेते हो, है ना। 20 तोला 30 तोला, अब जितनी वो अरिकुंद भी तोले हो तोल दी, उसका कोई फायदा है नहीं। इसलिए उससे अच्छा उस पैसे को आप बचाओ और अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को समझाओ कि बेटा अगर तुम्हारे 2 साल कम होने लग गए तो कोई फर्क नहीं पड़े। अगर बच्चा पढ़ करके नौकरी लग गया तो वो ले आएगा, अगर योग्य बन गया तो वो कहीं ना कहीं से उसका क्या कर लेगा, जुगाड़ कर लेगा। और योग्य नहीं हुआ तो वो रहा जो है ना वो भी चला जाएगा। इसलिए माँ बाप से ये कहना चाहता हूँ, अगर आपका पूत सपूत है तो क्यों धन सींचे, पूत कपूत है तो भी क्यों धन सींचे, है वो भी जाएगा, और नहीं है तो भी वो ले आएगा, ठीक है। और स्टूडेंट से ये कहना कि बिलीव योर पेरेंट्स, ठीक है। सबसे पहले उन पर भरोसा करो, उनका भरोसा कभी भी मत तोड़ो, खासकर गर्ल्स के लिए, ठीक है। और लड़के भी, भरोसे तोड़ने का मतलब है कि कभी उनको हो जाता है, चीज़ें लाइफ है, चीज़ें होती है, लेकिन कभी चीज़ों को आपको अवेयर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मैं किस चीज़ पे क्या कदम रख रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान दो। बाकी अच्छे से क्या करो, तैयारी करो। अगर आपको लगता है कि मैं इस योग्य हूँ तो इस फील्ड में आओ, नहीं लगता है तो नहीं। बाकी आप एक धारणा बनने की कि नौकरी से कुछ नहीं होता है। नौकरी से सर मैंने मेरा जीवन बदलते देखा, ठीक है। मेरे परिवार की हालत बदलते देखिए, मैंने सोसाइटी मेरे बारे में धारणाएं बदलते देखिए, तो बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। नौकरी सिर्फ ऐसा नौकरी नहीं मतलब कि भाई नौकरी लग गया उसके बाद नहीं। आप अगर मैं आज बन गया हूँ कुछ तो मैं अगर वापस सोसाइटी को दूंगा ना तो वो चीज़ें बहुत ही क्या करेगी, मैं रखेगी। बाकी मेरी कोशिश यही, मैं अभी लग गया, प्रयास ये है कि यूट्यूब के जरिए, बाकी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनके जरिए मैं जो भी मेरे पास है उसको अच्छे तरीके से, सही तरीके से, हाँ ये थोड़ा स्ट्रिक्ट आदमी हूँ, हार्श आदमी हूँ, सच बोल देता हूँ, ये कई बार चीज़ें लोगों को भी नहीं जाती, स्टूडेंट्स को भी अच्छी नहीं जाती है। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा मेरे जो स्कूल में पढ़ाता हूँ तब कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ आपको वही टीचर पीटेगा जिसको आपकी चिंता है। बाकी टीचर आपको कभी जो आता है ना, कुछ कर लिया हाथ नहीं दे रहा, इसका मतलब उसको टेंशन नहीं, कौन है कहाँ से, जान दो इसको, अपने क्या लेना है। पीटेगा वही आपको, या रोक के आपको कहेगा वही, या बात आपको सलाह वही देगा जिसको आपकी चिंता है। बगैर चिंता के आपको कौन कहेगा भाई तू कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है। और सलाह आपको कब तक मिलती है, जब तक स्कूल में हो, उसके बाद कोई आपको सलाह देता नहीं। इसलिए हमेशा किसी ने अगर आपको स्ट्रिक्टली बोला है या रोक के बोला है या किसी चीज़ पर आपको डांटा है तो हमेशा ध्यान रखना वो आपका शुभचिंतक था और वो आदमी आपका सही भला चाह रहा था। लेकिन अपने यहाँ क्या होता है, उल्टा हो जाता है, उसी को हम क्या मानने शुरू हो जाए। वो टीचर सबसे कम फेमस होता है जो पीटता है, अरे मार साहब सीधे भाई जो, तो वो वाला बोल जाता है। लेकिन वही सबसे ज़्यादा सोच रहा है कि अगर आज नहीं पढ़ेंगे, आज संगति गलत पड़ गई तो कल बच्चा गलत रास्ते पे जाएगा। इसलिए अपने शुभ चिंतक को पहचानो कि कौन आपका भला चाहता है। बाकी बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा माया जाल है, ठीक है। ये चीज़ें धीरे धीरे आएगी, वही रहेगा, है ना। ऐसे जाता है ना आदमी, वापस ऐसे आता है,
ऐसे जाता है धीरे धीरे, वो वापस नहीं आता है, हमेशा ऊपर चढ़ता है। सफलता की सीढ़ी रातों रात चढ़ेगा, वो नीचे भी जल्दी आएगा। इसलिए कभी भी ये सोशल मीडिया पे बाकी चीज़ों पे फेक जो चल रहा है, किसी ने मेंटेन कर रखा है, उस चीज़ को देख के आपको लगता है कि ठीक अपना भी चल जाएगा, गलत धंधे पे चल लेते हैं और काम हो जाएगा, कभी नहीं होगा। एक दिन वहीं वापस आओगे। इसलिए कर्मा हिट्स बैक, जो आपके कर्मा है वो वापस वही वापस लाके आपको कर रहे हैं। इसलिए कर्म हुआ बड़ा वापस फल मिले। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म रखो। कर्म अच्छे का मतलब है इंटेंशनली किसका बुरा मत करो, हो जाता है, दैट्स द डिफरेंट पॉइंट। ओके, इंटेंशनली जानबूझ के कि मुझे ये किसी को हर्ट करना है, वो करोगे आप। कलयुग में ऐसा सिस्टम है कि जो फल होता है वो इसी में मिल जाता है। बाकी युग में ऐसा होता है कि फल अगले जन्म में मिलता है। इस बार ऐसा नहीं होता, बहुत ही जल्दी कैलकुलेटेड होगा। आप देखा होगा, आपने बहुत से, मैंने भी बहुत से लोग, आपने भी देखे होंगे, बहुत से लोगों की लाइफ में अगर गलत काम कर रहे हैं 5 साल बाद उनका रिजल्ट आपको दिखना शुरू होगा। लोग कहते हैं ये मैं मौन था मैं क्या आए उन्होंने को, तो उसका रीजन ये था। इसलिए इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, दिल अच्छा रखो, लोगों प्रति अच्छी सोच रखो, भगवान पे विश्वास रखो, माता पिता पे भरोसा रखो, और सोसाइटी में अच्छे तरीके से चीज़ें करके आप चलो, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। बाकी कर्म में विश्वास करो, ठीक है। हम लोग जाट हैं या फिर जितने भी हमारे सोसाइटी के लोग आते हैं, कर्म सबसे बड़ा है। कृष्ण भगवान भी गीता में कहते हैं, है ना। तो वो उनको कर्मण्यवादी थे, माँ फलेचु कदाचन माँ कर्म फलेतु भूर्मा संगोस्तव कर्म, है ना। यू हैव टू डू योर ड्यूटी, आपको अपना कर्म करना है। ओके, यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट योर रिजल्ट्स, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका फल क्या होगा, उसके बारे में नहीं सोचना। लोग इसको अलग समझ लेते, लोग कहते हैं कर्म के बारे में, फल के बारे में नहीं होता तो कर्म की करो। अरे वो उनके कहने का मतलब ये था कि आप बगैर किसी अनासक्ति के, किसी प्रकार के, बगैर किसी के भाव के आप क्या करते जाओ, कर्म करते जाओ, तो आप एक दिन उसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप रिजल्ट से चिपके हुए रहोगे, क्योंकि हमारे समाज में समस्या क्या होगी, हम प्रोसेस का मजा नहीं ले रहे, हम रिजल्ट ओरिएंटेड है। रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी क्या होता है, रिजल्ट चाहिए। कि आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना तो कोई पास बैठे, उसको लगता है बंदी बना दे पढ़े बगैर या किसी तरीके, क्यों, उसको रिजल्ट चाहिए। आरएस बन गया कोई, उसको चाहिए कि कैसे भी करके मुझे क्या पढ़ना है आरएस। ये पेपर आउट होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, लोग पढ़ना नहीं चाहते, लोग बैठना नहीं चाहते, सिटिंग नहीं मारना चाहते, अच्छी बुक्स नहीं पढ़ना चाहते। लोग क्या चाहते हैं, सीधो मैंने आरएस बना दे, एसडीएम बना दे, फिर वो आप कह रहे थे वैसे इंटरव्यू बाहर आता है। उसका रीजन है क्योंकि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोसेस। आपको प्रोसेस में इंटरेस्ट होना होगा, और जो व्यक्ति प्रोसेस में इंटरेस्ट होकर आएगा, उस आदमी की बात सुनोगे तो आपको लग जाएगा कि इस आदमी ने पढ़ के आया है, ये निकल के आया है। जैसे आपसे बात कर रहे हैं, हाँ, वो आप मान सकते हो ठीक है। बाकी आप वो प्रोसेस से आओगे ना, तो प्रोसेस का मजा लो। उस प्रोसेस में, उस रास्ते में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। वो सीख जो आपको है, वो आपके दिमाग में सक्सेस का भूत नहीं चढ़ने देगी। नहीं तो आप सीधे रिजल्ट बन गया, वो आदमी का आप इंटरव्यू देख लेना, उस आदमी की बोलते हुए देख लेना, उसका व्यवहार देखना, आपको रात रात पता चलेगा ये कुछ करके आया है, ठीक है। और बाकी आप प्रोसेस आदमी आएगा, उसका बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, सलीका, ठीक है, सोसाइटी के प्रति उसकी सोच, बच्चों के प्रति उसकी सोच, जहाँ काम करेगा उस इंस्टीट्यूशन के प्रति उसका रवैया बहुत डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि वो एक प्रक्रिया से गुजर के है, उसको पता है कि ये चीज़ें इस तरीके से होती है। इसलिए जब हम प्रोसेस बताते हैं तो बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं, अरे आप इतनी बुक्स बता रहे हो, ये बता रहे प्रोसेस, अरे भैया ये रास्ता है और ये गोल्डन वे है। बाकी आपको शॉर्टकट चाहिए, यू कैन टेक, आप ले सकते हो। आता कई लोग शॉर्टकट से भी पहुंचते हैं, ऐसा नहीं शॉर्टकट से नहीं पहुंचते, बहुत से लोग शॉर्टकट से पहुंचते हैं, लेकिन उसमें आप हो या नहीं हो वो मुझे पता नहीं, ठीक है। और आप डिसाइड करो, अगर आपको लगता है कि हाँ अपना इतना बैकअप है सर, टेंशन मत लो, हम शॉर्टकट से आ जाएंगे, देन बेस्ट ऑफ लक, आप आओ उस तरीके से। हम जो तरीका बता रहे हैं दैट इज द प्रोसीजर, आप उस तरीके से आओगे, पढ़ के आओगे, तो आप जरूर दुनिया को कल को खड़े होकर बता पाओगे कि भाई मैं ये चीज़ हूँ, और वो आपकी खुद की एक जर्नी होगी, एक स्टोरी होगी, उस पर मैं बिलीव करता हूँ। बाकी चीज़ें आप सबका अपना रास्ता है, कोई कैसे भी हो रहा है उसका समय अपने आप तय कर देगा कि क्या करना है। ये बात। बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन ये पॉडकास्ट थोड़ा खास है, थोड़ा विशेष है, क्योंकि इसके अंदर एक एजुकेशन है, एक जर्नी है, एक कहानी है, एक सफलता की वो सारी बातें हैं जो हर व्यक्ति पर लागू होती है। जिनको अच्छी क्वालिटी की शिक्षा और क्वालिटी का रिजल्ट चाहिए, तो आपको ये सारे ऑप्शन फॉलो करने पड़ेंगे। और इस पॉडकास्ट को विशेष करके सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये 2 घंटे का जो पॉडकास्ट है, इसके अंदर सारी बातें हैं जो एक आम व्यक्ति पर लागू होती है, एक सोसाइटी पर लागू होती है, एक सफल व्यक्ति पर लागू होती है। और सर से बात करके मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, और इतनी फराटेदार हिंदी और अच्छी हिंदी, इसके साथ साथ बहुत अच्छे अंग्रेजी के भी वर्ड्स और मारवाड़ी की भी वो बातें। वो तो मैंने अंग्रेजी बोला नहीं सर, ज़्यादा नहीं, काफी शब्द आपने मारे बीच में मारे, वो बाकी ज़्यादा बोलूँ मैं ऑडियंस नाराज हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छी बात है कि एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिला जिन्होंने जीवन बहुत संघर्ष किया, और आप सबको मैं चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट को आप सुने और देखें। सर का बहुत शुक्रिया, और हम आगे ऐसे ही लोग बुलाते रहेंगे हमारे स्टूडियो में। सतपाल जी भट्टे सर का पॉडकास्ट बहुत जल्द हम लाने जा रहे हैं हमारे स्टूडियो में, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट को बहुत प्यार दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार, शुक्रिया सर, थैंक यू।